हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिवर्स में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास और इससे पहले की वीडियो में हम विभिन्न वंशों के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में, जिसका शासनकाल रहा 1320 से 1414 तक। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, जिसका कार्यकाल रहा 1320 से 1325 तक। दोस्तों, इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था और जो शासन करता था गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। दोस्तों, इसके समकालीन सूफी संत थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया किसके समकालीन थे, तो दोस्तों उसका जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों, इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। जो सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया थे, इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बाद हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने भी इक्तदारी समाप्त की थी और स्थायी सेना रख के नगद वेतन प्रारंभ किया था, लेकिन उसके बाद इक्तदार फिर से अपना सिर उठा रहे थे और हड़पी और जो भी सेना जो जहाँ पर भी हमला करती थी, लूटपाट कर उस क्षेत्र पर अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो गयासुद्दीन तुगलक इक्तदारों को सूबेदार बना देता है और इक्तदारी समाप्त करने की कोशिश करता है। दोस्तों, इसकी मृत्यु होती है 1325 में, जब बंगाल में एक सूबेदार ऐसे ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। तो यह 1325 में उस विद्रोह को दबाने के लिए चल पड़ता है और वहाँ से सफल होने के बाद इसकी जनता द्वारा या सरकारी अधिकारियों द्वारा एक रंगमंच के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तुगलकाबाद नामक क्षेत्र पर। और वह सारा रंगमंच का कार्यक्रम होता है एक लकड़ी के महल में, और यह माना जाता है कि उसमें आग लगने से या अन्य किसी दुर्घटना से यह उस महल में ही रह जाता है, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए दोस्तों 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती है और तुगलकाबाद नामक जगह पर मृत्यु होने के कारण इसे तुगलकाबाद में ही दफनाया गया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे इसके उत्तराधिकारी के बारे में, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक और जिसने शासनकाल किया 1325 से 1351 तक। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसने 1325 से 1351 तक एक काफ़ी लंबे समय तक शासन किया, लेकिन यह काफ़ी प्रभावशाली तरीके से शासन कर नहीं पाया, बल्कि इतिहास में इसके काफ़ी विवादित माना जाता है। इसका वास्तविक नाम दोस्तों जोना खान था। इसे काफ़ी विवादित और पागल सुल्तान कहा जाता है। यह विवादित और पागल होने के साथ साथ काफ़ी पढ़ा लिखा और शिक्षित भी था। दोस्तों, यह माना जाता है कि यह इतना पढ़ा लिखा था कि इसकी बात दरबारियों को समझ में नहीं आती थी और दरबारियों की बात इसको भी समझ में नहीं आती थी। और एक प्रश्न आपसे यह भी पूछा जाता है कि सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा और शिक्षित होने के साथ साथ विवादित या पागल सुल्तान कौन सा था, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने शासन किया 1325 से 1351 तक। दोस्तों, इसके विवादित और पागल कहने के पीछे इसके कई सारे अभियान हैं और जनता के लिए रणनीतियां हैं जो काफ़ी बार असफल हुई, जिसमें से एक महत्वपूर्ण थी कराचीन अभियान की असफलता। दोस्तों, यह हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र पर अपना अधिकार करने के लिए अपने सैनिकों को लेकर जाता है, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके सैनिक मैदानिक क्षेत्रों के आदी होते हैं, लेकिन जैसे वे वहाँ पर पहुँचते हैं हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र में, तो बर्फ़ पड़ने लग जाती है, जिससे इसके काफ़ी सारे सैनिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और इसके कराचील का मिशन सफल नहीं हो पाता। इसी तरह दोस्तों, इसका खुरासान का जो अभियान था वह भी असफल हो जाता है। दोस्तों, ये इसकी सैन्य रणनीतियाँ थी जो काफ़ी बड़े पैमाने पर असफल हुई और जिसमें दूसरे नंबर पर है खुरासान मिशन की इसकी असफलता का होना। दोस्तों, यह पर्सिया पर अधिकार करने की कोशिश करता है और जिसका रास्ता जाता था इसके खुरासान अभियान के तहत। यह खुरासान और पर्सिया दोनों पर उस समय जो शासक थे वे अस्थिर थे या इतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक सोचता है कि अगर मैं खुरासान पा लेता हूँ या अपना ये मिशन सफल कर लेता हूँ तो मुझे पर्सिया में जाने पर आसानी होगी, और वहाँ तक इसको और इसकी सेना को पहुँचने में 1 वर्ष का समय लगता था। यह अपने सैनिकों को 1 वर्ष तक का नगद वेतन पहले ही एडवांस में पे कर देता है, लेकिन जैसे ही ये वहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ का शासन स्थिर हो जाता है और ये सफल नहीं हो पाते। इसलिए सैन्य की दृष्टि से यह इसका दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा अभियान था जो असफल हो जाता है।
दोस्तों इसी के साथ इसने जनता के बीच में भी कुछ नई नई चीज़ों को लागू किया जो बड़े पैमाने पर असफल हुई। उसमें से एक था टैक्स में बढ़ोतरी के साथ दोआब के क्षेत्र में सूखा पड़ जाना। दोस्तों यह अपने टैक्स में बढ़ोतरी कर देता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह किस्मत का मारा था कि यह जिस वर्ष टैक्स में बढ़ोतरी करता है उसी वर्ष दोआब के क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है, जो उस समय का फसल और खेती की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। और उसी क्षेत्र में सूखा पड़ जाना, उसके साथ ही इसके द्वारा टैक्स अप्लाई कर देना जनता को काफ़ी परेशान करता है। दोस्तों इसी के साथ यह जनता के बीच में चमड़े की मुद्रा को प्रचलन में लेकर आता है, या सांकेतिक मुद्रा भी जिसे कहा जाता है, या यह कुछ ऐसे मुद्रा को प्रचलन में लेकर आ जाता है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति भी आसानी से अपने घर में बना सके। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर जनता या सामान्य व्यक्ति अपने घर पर ही मुद्रा को बनाने में सफल हो जाता है तो हर व्यक्ति अमीर हो जाएगा, और जिससे बाजार में स्थिरता आएगी और हर व्यक्ति अमीर भी हो सकता है। तो दोस्तों यह ऐसी मुद्रा को प्रचलन में लेकर आता है जिससे सामान्य व्यक्ति भी उसे ढाल सके और प्रयोग में ला सके। इसी कारण से माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हर घर में टकसाल होती थी। तो आपसे प्रश्न यह भी पूछा जाएगा कि चमड़े की मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा को किसके शासनकाल में प्रचलन में लाया गया, तो दोस्तों आपका जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के साथ दोस्तों इसकी जनता परेशान थी इसके बार बार राजधानी के स्थानांतरण करने से भी। यह दोस्तों रातों रात राजधानी को स्थानांतरित करने के लिए भी काफ़ी मशहूर रहा। यह एक बार इसने रात में ही मुनादी करवाई कि हम अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह दिल्ली से देवगिरी बार बार जाता रहता था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विद्रोह होते रहते थे। इन विद्रोह को दबाने के लिए इसे बार बार जाना पड़ता था, तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं दिल्ली से देवगिरी ही अपनी राजधानी को स्थानांतरित क्यों ना कर लूँ, और यह रातों रात वहाँ पर स्थानांतरित कर देता है। और इससे जनता काफ़ी परेशान होती है, लेकिन 2 वर्ष के बाद ही यह वापस देवगिरी से दिल्ली अपनी जनता को लेकर आता है और दोबारा से राजधानी दिल्ली को बना देता है। दोस्तों जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि यह इसके शासनकाल में देवगिरी में ज़्यादा विद्रोह हुए, और यह माना जाता है कि इसके शासनकाल में 34 इसके विद्रोह थे जो सिर्फ इसके देश के ही थे। दोस्तों इसके जो विद्रोह हुए उसमें से सिर्फ 34 तो सिर्फ इसके देश के अंदर ही हुए, और एक विदेशी आक्रमण हुआ जो था दोस्तों मंगोलों का आक्रमण। और दोस्तों ये मंगोलों का कौन सा आक्रमण था और किस नंबर का आक्रमण था, यह बात दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि जो आक्रमण मंगोलों का मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर हुआ वह किस नंबर का भारत पर आक्रमण था। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसके बाद सबसे बड़ा साम्राज्य था और सबसे बड़ी सेना थी। आपसे पूछा जाएगा कि तुगलक वंश में सबसे बड़ा साम्राज्य और सबसे बड़ी सेना किसके पास थी, तो दोस्तों यह थी मोहम्मद बिन तुगलक के पास। और ऐसा होने के साथ साथ आपसे यह भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन था, और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शिक्षित होने के साथ साथ यह पागल और विवादित सुल्तान भी था। तो दोस्तों आपका जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों यह पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सती प्रथा का अंत करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। यहाँ पर याद रखने के लिए यह चीज़ दोस्तों ज़रूर याद रखना आपके, सती प्रथा का अंत करने का इसने केवल प्रयास किया था लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। इसी के शासनकाल से संबंधित दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 1333 में एक विदेशी यात्री इब्न बतूता आया। यह एक अफ्रीकन यात्री था और दोस्तों यह 1333 में भारत में आया। इसने इसको अपने शासनकाल में काजी की उपाधि भी दी, जो मुस्लिम जो भी न्याय होता है उसका फैसला देता है। दोस्तों विदेशी यात्री इब्न बतूता जो एक अफ्रीकन यात्री था, इसने रहला नामक पुस्तक लिखी। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि रहला नामक पुस्तक किसने लिखी, तो दोस्तों इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि काजी नियुक्त किया गया था इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इसके बाद दोस्तों इसने अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को 1351 में अपना उत्तराधिकारी बनाया, जिसने 1351 से 1388 तक शासन किया। दोस्तों यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और सबसे दयालु हृदय वाला भी शासक माना जाता है। यह अपने समय पर विभिन्न निर्माणों के लिए भी
काफ़ी प्रसिद्ध रहा, जो कुछ इस तरह थे। एक तो दोस्तों यह अपनी नहरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा। इसने अपने समय पर विभिन्न स्थानों पर काफ़ी सारी नहरों का निर्माण करवाया। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने नहरों की सबसे ज़्यादा नहरें या नहरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा शासक था, तो दोस्तों वह था फिरोज शाह तुगलक, जिसका शासनकाल था 1351 से 1388 तक। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया इसने सबसे ज़्यादा नहरें बनवाई। और दोस्तों इसने काफ़ी नगरों का भी निर्माण कराया, जिसमें से कुछ प्रमुख नगर इस प्रकार हैं, जैसे कि फिरोजाबाद जो पूरे यूपी में है, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजा के नाम से एक शहर, फिरोज शाह कोटला इत्यादि। दोस्तों इसने आगे जो महत्वपूर्ण कार्य कराए वे कुछ इस प्रकार है। दोस्तों यह पहला सुल्तान ऐसा था जो सती प्रथा को प्रतिबंधित करने में सफल हो पाया। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किस शासक ने किया, तो दोस्तों आपका जवाब होगा वो प्रयास तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, लेकिन सफल जो हो पाया था वह था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों इसी के साथ कुतुब मीनार की ऊपरी जो मंजिल थी वह लाइट गिरने के कारण या बिजली आसमानी बिजली गिरने के कारण वह क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसको रिकंस्ट्रक्ट कराने का काम भी फिरोज शाह तुगलक ने किया। दोस्तों इसने अपनी जनता के लिए काफ़ी सारे ऐसे कार्य कराए जो उनके स्वास्थ्य और अन्य कार्यों से संबंधित थे, जिसके कारण इसे दयालु हृदय कहा जाता है। दोस्तों इसने दीवाने खैरात बनवाया और एक हॉस्पिटल या अस्पताल उस समय पर बनवाया जिसका नाम था दर उल शिफा, दिल्ली में यह इसने बनवाया। दोस्तों इसने दीवाने खैरात बनवाया जहाँ पर अपंग व्यक्ति और जनता में विधवाएं औरतें और अपंग व्यक्ति या बूढ़े व्यक्ति रहा करते थे। दोस्तों यह दयालु तो था ही, लेकिन इसके कुछ निर्णय ऐसे भी थे जो इसे औरंगजेब की तरह कट्टर बना देते हैं, जैसे कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा देना। इसी के साथ साथ दोस्तों इसने ब्राह्मणों पर कर लगाने के साथ साथ दोस्तों इसने जगन्नाथ और ज्वालामुखी मंदिर को भी लूटा। दोस्तों इसने 1388 से 1394 तक अभी तक जो महान सम्राट था तुगलक वंश का दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ही था, लेकिन 1388 से 1394 तक सभी जो सुल्तान थे दोस्तों वह अयोग्य रहे। इन अयोग्य सुल्तानों का जो सबसे आखिरी महान सुल्तान और सफल सुल्तान था वह फिरोज शाह तुगलक ही माना जाता है। इसलिए दोस्तों आपसे प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि सबसे आखिरी महान सुल्तान और सफल सुल्तान कौन था, तो दोस्तों वो होगा फिरोज शाह तुगलक। इसी के साथ दोस्तों 1398 में भारत पर हो जाता है तैमूर का आक्रमण, और यह काफ़ी प्रसिद्ध आक्रमण भी था। कई बार यह पूछा जाता है कि तैमूर का आक्रमण कब हुआ, तो दोस्तों उसका जवाब होगा 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ। और उस समय पर जो तुगलक वंश में शासन कर रहा था वह शासक था नसीरुद्दीन महमूद। और दोस्तों यह नसीरुद्दीन महमूद जो इसका मंत्री था वह था मंत्री खिजर खां। खिजर खां इसकी काफ़ी सारी सहायता करता है तैमूर की भारत पर आक्रमण करने में, और नसीरुद्दीन महमूद अपना बहुत ही कम राज्य बचा पाता है। अभी तक दोस्तों मैंने आपको बताया कि तैमूर का आक्रमण होता है, नसीरुद्दीन महमूद का मंत्री खिजर खां उसकी सहायता करता है, लेकिन नसीरुद्दीन महमूद हार जाता है और वह बहुत ही कम क्षेत्र को अपने लिए बचा पाता है। और तैमूर क्या करता है, यह अपने पुत्र शाहरुख खां को भारत पर या दिल्ली सल्तनत पर राज्य करने के लिए छोड़कर चला जाता है। और अब शाहरुख खां कुछ समय के बाद इसका मन यहाँ पर नहीं लगता या कुछ अन्य कारणों से वह दिल्ली की सल्तनत की अपनी गद्दी को छोड़कर चला जाता है और मंत्री खिजर खां को उसका संरक्षक बनाकर चला जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे पढ़ाई हुई किसी भी फैक्ट में या किसी तथ्य पर आपको प्रॉब्लम है या डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।